देश में अगले हफ्ते कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके संकेत दिए हैं। आज भारत में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा नेशन वाइड ड्राई रन किया गया। इस बार के ड्राई रन में प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स यानी कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को भी शामिल किया गया है। ड्राई रन का पर्पस था असली वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले सभी कमियों को दूर करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्मूथ फंक्शनिंग ड्राई रन के साथ हो। सरकार पूरे देश में कोविड की वैक्सीन पहुंचाने के मिशन में पूरी ताकत से जुटी हुई है। वर्ल्ड के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोई चूक न रह जाए, कोई खामी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है वो जान लीजिए। 3 राज्यों को छोड़कर देश के बाकी सभी जिलों में दूसरी बार ड्राई रन किया गया। हर जिले के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, निजी अस्पताल ड्राई रन में शामिल हुए। हर जिले में कम से कम 3 केंद्रों पर हुआ वैक्सीनेशन का ड्राई रन। हर जिले से एक शहरी और एक ग्रामीण हेल्थ सेंटर शामिल हुआ। हर जगह पर कोविन ऐप से डेटा जुटाए गए। हर राज्य में लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम की मजबूती को परखा गया। हर राज्य की कोल्ड चेन व्यवस्था का आकलन किया गया। कोविड वैक्सीनेशन 14 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people, our sanitation and our municipal corporation and all those frontline workers who helped us in containment zones and other places. And then of course, in the next stage, we'll be taking up the people above 50 years of age. आज देश में वैक्सीनेशन का तीसरा ड्राई रन किया गया। इससे पहले अब तक 2 ड्राई रन हो चुके हैं। सबसे पहले ड्राई रन 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में किया गया। 2 जनवरी को देश के 125 जिलों में वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल हुई। आज देश के 3 राज्यों को छोड़कर 700 से ज्यादा जिलों में वैक्सीनेशन की रिहर्सल की गई। कोविड-19 महामारी को हराने के इस महाअभियान को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसे बस इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हो रहे ड्राई रन की निगरानी की। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन के इस दूसरे ड्राई रन का मकसद बताया। To ensure that in a country as vast as India, with a population of 1.35 billion people, everything is done smoothly, meticulously, without any glitches. We started preparations for the impending vaccination drive against COVID almost 4 to 5 months back, when the Prime Minister had constituted an expert group, national expert group for vaccine administration. Our people in the health ministry, along with others, and in consultation with the stakeholders in the states, we have been working day and night. लोगों के जहन में सवाल हो सकते हैं कि आखिर बार-बार कोविड-19 वैक्सीन लगाने का ड्राई रन क्यों किया जा रहा है। हर बार कुछ स्टॉल, कुर्सियां और टेबल लगाकर ड्राई रन करने का फायदा क्या है? मगर इस पूरी कवायद की अहमियत आपको समझ में आएगी। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने का रिकॉर्ड भारत के ही पास है।
अपने यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान के तहत भारत हर साल 2.6 करोड़ बच्चों को डिप्थीरिया, पोलियो, खसरा और दूसरी बीमारियों से बचाव के टीके लगाता है। इसके अलावा हर साल भारत में करीब 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है। यह टीकाकरण अभियान साल के 12 महीनों और 365 दिनों में बटा रहता है। लेकिन अब भारत ने अगले 8 महीनों में 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने का टारगेट रखा है। यानी अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हर महीने करीब 45 से 46 लाख टीके लगाए जाते हैं, तो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान देश का टारगेट करीब 4.25 करोड़ वैक्सीन लगाने का है, जो सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान से 9 गुना ज्यादा है। और कोविड की वैक्सीन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लगाए जाने वाले रेगुलर टीकों के साथ साथ दी जानी है। अब आपको अच्छी तरह से इस ड्राई रन की अहमियत समझ में आ गई होगी। भारत कोविड-19 को हराने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत पहले 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगने हैं, जिसके बाद अगस्त महीने तक 27 करोड़ अन्य लोगों को टीका लगाया जाना है। इतनी बड़ी संख्या में टीके बनाना, उन्हें लगाने के लिए सिरिंज की जरूरत, सही बेनिफिशियरी की पहचान करके उसे वैक्सीन लगाना मामूली चुनौती नहीं है। इसके लिए कोविन ऐप की मदद ली जा रही है। ऐप में सभी जानकारियों की सही फीडिंग हो रही है या नहीं, इस दूसरे देशव्यापी ड्राई रन का यह बड़ा मकसद था। देश के हर कोने में मौजूद लोगों तक फैक्ट्री से वैक्सीन पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। फिर कोविड-19 के प्रोटोकॉल यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए टीका लगाया जाना है। ड्राई रन के दौरान जो कमियां सामने आ रही हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है, ताकि असली वैक्सीनेशन ड्राइव से पहले सभी दिक्कतों को दूर किया जा सके। We are having technology, electronic intelligence network. We earlier used to have a e-win platform which we have converted into a co-win platform now. e-win was electronic vaccine intelligence network, and now we have this co-win. Earlier during the routine immunization program, we were only tracking the vaccine along with its place and the temperature on which it is being stored or maintained. But now it is also tracking, the new COVID platform is tracking the details of the potential beneficiary, the place where he is likely to get the vaccination, and then pre-vaccination and post-vaccination, including giving him an electronic certificate, following up with him for the second dose. महाराष्ट्र इस वक्त देश में कोविड-19 महामारी का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहां आज वैक्सीनेशन के दूसरे राउंड के देशव्यापी ड्राई रन की निगरानी के लिए दिल्ली से विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम आई थी। इसके अलावा बीकेसी में हुए ड्राई रन की निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर सुधीर वशिष्ठ आए थे। ड्राई रन के दौरान हर एक चीज को इन्होंने बहुत बारीकी से देखा। डॉक्टर सुधीर मुंबई में हुए ड्राई रन से बेहद संतुष्ट दिखे। उनका कहना था कि वैक्सीनेशन के दौरान केंद्र सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, मुंबई में उसके सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। एक्चुअली देयर आर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो गाइडलाइंस बनाई है कि एक्चुअली वैक्सीनेशन कोविड सेंटर कैसा होना चाहिए, उसके 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, दूसरा मैन पावर में क्या होना चाहिए, और तीसरा कि उसकी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई। तो ये तीनों कंपोनेंट मैंने देखे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए, वहाँ पे वैक्सीनेशन रूम होना चाहिए डेडिकेटेड, एंड उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाना चाहिए 30 मिनट्स तक। तो ये तीनों अरेंजमेंट यहाँ पे एज पर नॉर्म्स मुझे पाई गई। दूसरा था मैन पावर, जहाँ पे आइडियली टीम में 5 लोगों की टीम होनी चाहिए, वो भी यहाँ पाई गई। एंड उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, तो ट्रेनिंग भी हुआ है। जो इमरजेंसी ड्रग्स रखने अपेक्षित है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और इससे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे जो मिनी आईसीयू रखा गया है वो भी यहाँ पे है। तो ड्राई रन और नॉर्म्स के हिसाब से तो
यहाँ पे सब अच्छा है। मुंबई के बीकेसी में हुए ड्राई रन में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मौजूद थी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वैक्सीन की पहली खेप 15 जनवरी तक मुंबई पहुंच जाएगी। वैक्सीन कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आ जाएगा, क्योंकि अब तो लगभग 15 जनवरी के अंदर ही शायद मिलेगा। सबने ये ख्याल रखना चाहिए, लेना ही जरूरी है। खुद को सुरक्षित करो, अपने फॅमिली की सुरक्षित करो। माझं कुटुंब माझी जबाबदारी याच्यामध्ये राहा। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के पहले राउंड के बेनिफिशियरी तो हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर होंगे। आज दूसरे राउंड में देश भर में कोविन ऐप का रेजिलियंस परखा गया। इसके बाद अब पूरे देश में वैक्सीन के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जिसके बाद अगले चरण में बारीक प्लानिंग शुरू की जाएगी। असली टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले ये सारी बातें परख लेना क्यों जरूरी है, उसे ऐसे समझिए कि हर व्यक्ति को टीका लगाने में कितना वक्त लगेगा, इसका आकलन भी किया जा रहा है। बेंगलुरु में हुए ड्राई रन में हमारे संवाददाता टी राघवन ने पता लगाने की कोशिश की कि एक बार में कितने लोगों को टीका लगाया जा सकता है। फाइनल वैक्सीनेशन से पहले आज का ड्राई रन काफ़ी अहम था और समय रहते आज के इस वैक्सीनेशन ड्राई रन को भी कंप्लीट कर लिया गया। कर्नाटक की बात कर लें तो यहाँ पर 263 सेंटर्स बनाए गए थे। हर सेंटर्स में पाँच साइट्स बनाई गई थी और 25 लोगों पर ये ड्राई रन किया गया। 30 डिस्ट्रिक्ट में इस ड्राई रन को किया गया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस ड्राई रन का हिस्सा बने। हालांकि शुरुआत में ये बताया गया था कि लॉगिन को लेकर थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच है। 2 घंटे का समय इस पूरे ड्राई रन को कंडक्ट करने के लिए तय किया गया था, लेकिन तय समय से भी आधा घंटा पहले इस ड्राई रन को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया। ये एक बहुत अहम पड़ाव है, क्योंकि ऐसे ड्राई रन की वजह से जो आने वाली त्रुटियां हैं मुख्य टीकाकरण के कार्यक्रम को लेकर, उसको लेकर काफ़ी सजगता बरती जा सकती है। उन त्रुटियों को, खामियों को दूर किया जा सकता है और इसीलिए आज पूरे देश के लगभग सभी ज़िलों में इस ड्राई रन को अंजाम दिया गया है, ताकि ये समझा जा सके, ये सीखा जा सके कि जब फाइनल टीकाकरण का काम होगा तो कैसे उसे त्रुटिहीन रखा जाए, कैसे उसे सफलतापूर्वक पूरा किया जाए, जो एस्टिमेटेड टाइम है उसे कंप्लीट किया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में टीकाकरण अभियान अगले हफ्ते शुरू हो सकता है। सबसे पहले एम्स, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सफदरजंग, बाड़ा हिंदूराव और जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को कोविड के टीके लगाए जाएंगे। जिन निजी अस्पतालों के कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन पहले राउंड में दी जाएगी, उनमें मैक्स फोर्टिस, अपोलो, बीएल कपूर और गंगाराम अस्पताल शामिल है। दिल्ली में सभी अस्पतालों को दिल्ली सरकार ही मुफ्त में टीके उपलब्ध करवाएगी। दिल्ली में आज दोबारा वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। फर्स्ट फेज में जो ड्राई रन हुआ, जिन तमाम सेंटर्स पे ड्राई रन हुआ, उन्होंने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, जिस तरह के चैलेंजेस या दिक्कतें उन्होंने फेस की, वो हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज दी हैं। तो ऐसे ही जो फेजेस में ड्राई रन होंगे, वो तमाम इस तरह के सेंटर्स अपने सामने आने वाले चैलेंजेस और दिक्कतों की जो पूरी जानकारी है उससे हेल्थ मिनिस्ट्री को अवगत कराएगा, ताकि जब पूरा रोल आउट हो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का, तो ये तमाम चैलेंजेस जो हैं वो फेस ना करने पड़े। कोविड वैक्सीनेशन के लिए टीकों को देश के कोने कोने में पहुंचाने की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जा सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की 5 करोड़ डोज को पुणे से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन पहुंचाने के लिए देश भर में 41 एयरपोर्ट चिन्हित किए गए हैं। नॉर्थ इंडिया के लिए सरकार ने दिल्ली और करनाल को चुना है। ये दोनों एयरपोर्ट्स वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मिनी हब का काम करेंगे। वहीं पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता और गुवाहाटी को मिनी हब बनाया गया है। दक्षिण भारत के लिए चेन्नई और हैदराबाद को वैक्सीन हब बनाया जा रहा है। टीकों की पहली खेप अगले 1 से 2 दिन में पुणे से दिल्ली पहुंचेगी। इसे राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में खास तौर से बनाए गए कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। सरकार ने पहले फेज के वैक्सीनेशन के लिए 480 करोड़ रुपए का बजट तय किया है।
ये रकम 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने में खर्च होगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन की राह में परेशानी सिर्फ लॉजिस्टिक्स की नहीं है, वो अफवाहें भी हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर फैलाई जा रही हैं। गुजरात का अहमदाबाद हो या बिहार की राजधानी पटना, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के बीच वैक्सीन को लेकर बहुत सी आशंकाएं हैं, जो वैक्सीनेशन ड्राइव की सबसे बड़ी चुनौती है। आपको सुनाते हैं अहमदाबाद में एक हेल्थ वर्कर की एक मुस्लिम महिला से बातचीत। आपको एंट्री करवानी, वैक्सीन लेंगी आप? वैक्सीन लेनी, आपकी एंट्री कर देते हैं। हाँ? क्यों वैक्सीन क्यों नहीं लेनी आपको? तो कोई भी नहीं दूसरा भगवान पे छोड़ता है हमारे बेटा। नहीं मतलब भगवान पे क्यों छोड़ना है? वैक्सीन जैसे हम लोगों ने कोरोना देखा, जिसकी उम्र ज्यादा है उसको ज्यादा परेशानी होती है, आपको पता है। तो वैक्सीन लगेंगे। अगर आप वो तो मालूम है, वैक्सीन क्यों नहीं लेनी? उम्र इतनी है नहीं कि अभी घर में टेंशन कोरोना के सब लॉकडाउन के हिसाब से काम धंधे है नहीं, तो इंसान की कमजोरी आएगी तो वो तो वैक्सीन क्यों नहीं लेनी आपको? नहीं, मुझे ये चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेना है, और जब होने का होगा तो वो तो जो फिर आप भी नहीं बचा पाओगे तो ऊपर वाले भी नहीं बचा पाएंगे। तो वैक्सीन बचाएगी? नहीं बचाती, मैं खुद जल्दी इंसान चला जाता है। अभी हमने लॉकडाउन में देख लिए, इधर जा रहा है, तब तो वैक्सीन थी ही नहीं, तब तो वैक्सीन थी ही नहीं, अब वैक्सीन है। जितने दिन की ऊपर वाले की होगी ना देखो उतने ही दिन जीना है। आप तो उनके बेटे हैं, तो आप अपनी अम्मी को वैक्सीन क्यों नहीं दिलवाना चाहते? ऐसा मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि अभी के जो माहौल के अभी जो जनरेशन है उसके अंदर इंसान 50 साल से ज्यादा जीता ही नहीं। इंसान की आना है तो 50 साल के बाद तो उसको जाना ही जाना। आप वैक्सीन दो या कुछ भी दो, उसको मरना है तो मरना ही हो, भले वो कोरोना से मरे या कोई भी। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने से बच रही इस महिला और उसके मोहल्ले के अन्य लोगों से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने भी बात की। ये जानना जरूरी है कि आखिर एक बड़ी आबादी के बीच कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रम क्यों फैला हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव की पहली सीढ़ी इसके लिए हो रहा सर्वे है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा पठान। अच्छा सायरा, वो भी ये बताइए कि क्या वजह आप वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहते? और इससे हमको ज्यादा डर है, हमको इससे खतरा है, क्योंकि हमारे सामने ही लोग मर गए। किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को बीपी की तकलीफ हो, किसी को यानी और भी नॉर्मल यानी ऐसे लोगों को ही तो पहले टारगेट करके वैक्सीन दी जा रही है ताकि उनका बचाव हो सके। नहीं, हमको और डर लगती है इससे कि हो सके अभी जितनी हमारी जिंदगी जीने की है, कि जितनी हमारे को ऊपर वाले से अगर दी हुई हमारी, और अगर ये लेते अगर हमारे को कुछ हो गया तो फिर आप कहाँ से हमारी जिंदगी दोगे? ये आपने कहाँ से सुना कि कुछ हो जाएगा? अरे आंखों का देखा हुआ, हमारे रिश्तेदार में हुआ, हमारे आड़ पड़ोसी में हुआ, ऐसा हमारे मोहल्ले में हो गया ना। जो इतना आपको समझा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये सही बोल रहा है? आप आपकी जगह सही हो, मैं मेरी जगह सही हूँ, आई समझ में। मुझे ये चीज में नहीं वो करना है, टेस्टिंग नहीं करवाना। ज्यादातर देख रहे हैं यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं, खासतौर पे जो वनरेबल पॉपुलेशन है 50 साल से ऊपर की या जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, वो लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। ये तैयार नहीं होने का रीजन ये है कि जब कोरोना नामक बीमारी फैली थी तो उस टाइम सरकारी अस्पतालों में कई लोगों की डेथ हो गई। छोटी मोटी बीमारी वाली भी गई, डेथ हो गई। ऐसा लोगों के दिलों में वहम बैठा हुआ है, या फिर कुछ और मामला थे। गवर्नमेंट ने लोगों का दिल नहीं जीत पाई, भरोसा नहीं है लोगों को। ने भरोसा हो जाएगा तो लोग लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अभी भरोसे में लेना पड़ेगा लोगों को, ऐसा है। हाँ नहीं तो इतना जो ये प्रचार किया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, हेल्थ वर्कर खुद आकर के बता रहे हैं, क्या ये जो बातें हैं ये भी भरोसा नहीं जीत पा रही? इतना शॉर्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। आप जिस तरह बोल रहे हो कि आप आज अगर समझाने और कल लोग वैक्सीन ले ले, इतना शॉर्ट टाइम में तो नहीं हो पाएगा। जब जिस तरह आप बोल रहे हो आशा वर्कर जैसे लोग लेंगे तो उसके बाद लोग भी लेंगे, लोगों को पता चलेगा कि सही है, अच्छा है। अहमदाबाद की तरह बिहार की राजधानी पटना में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन के लिए हो रहे सर्वे तक में शामिल नहीं हो रहे। कोरोना का वैक्सीनेशन कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन कई लोगों के मन में संदेह है। कई लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लेने की बात भी कहते हैं। हम इस वक्त पटना के सब्जी बाग इलाके में हैं। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ हम कुछ लोगों से बात कर जानेंगे कि आखिर वो इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। आप बताइए, कोरोना का वैक्सीन लेंगे आप? है, मुस्लिम को नहीं है, सब है, कुछ भी नहीं है। खाइया दे हुकूमत जो हवा उड़ा रहा। तो क्यों मुस्लिम क्यों नहीं लेंगे? क्या नहीं है, नहीं चाहिए। अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह मौत रहेगा, गवर्नमेंट बचा देगा।
मौत रहेगा गवर्नमेंट बचा देगा। इसलिए तो वैक्सीन बनाया गया है। कायला मौत को रोक लेगा, इसीलिए तो वैक्सीन बनाया। मौत को रोक लेगा। आप वैक्सीन लेंगे तभी तो बचेंगे। अच्छा, क्यों नहीं लेंगे वैक्सीन? क्यों नहीं लेंगे? क्या शक है, संदेह है? नहीं, उसमें हराम चीज मिला हुआ, सुअर का चर्बी मिला हुआ। सवाल उठ रहा है, वैक्सीन पर बहुत शक है। पानी है कि वैक्सीन है, दवा है, क्या है? आप लेंगे वैक्सीन? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? दवा का कंफर्म नहीं ना है कि सही दवा है कि नहीं है। ये बात तो जो वैज्ञानिक हैं या इससे संबंधित स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट एतमाद नहीं करते। क्या उसके बारे में जो धार्मिक भावनाएं जो जुड़ी हैं उसको भी, वो भी मन में है? वो भी मन में है। क्या उसमें चर्बी रखा हुआ है, क्या है? तैयार हैं उसको लेने के? नहीं। क्यों? हम लोग कोरोना है ही नहीं है। कोरोना है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन वैक्सीन तो अब आ चुकी है। नहीं लेंगे वो सब वैक्सीन। क्या है? नहीं है। नहीं। तो क्या वैक्सीन पे संदेह है? नहीं, हम लोग को संदेह है उस पर। कहा गया कि उसमें चर्बी है, उसको लेकर। हाँ, अब उसको सोचेंगे समझेंगे तभी तो यूज करेंगे। अभी अपने मन बना लिया कि नहीं? अभी हम लोग मन बना लिया कि अभी हम लोग ये सब चीज नहीं है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारा वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। पहले सबको देने तो पहले दीजिए। लेंगे आप कोरोना वैक्सीन? वैक्सीन जी लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए वैक्सीन। इसको लेकर मन में कोई शक, कोई नहीं, संदेह नहीं तो नहीं। कहा गया कि उसमें कुछ चर्बी है, धार्मिक भावनाएं लोगों की। कहा नहीं, सरकार जो करेगी तो अच्छा ही करेगी, है ना। सरकार हम लोग का भला चाह रही है तो टीका लगाना ही चाहिए। आप बताएंगे वैक्सीन लेंगे आप? हाँ जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हाँ लेंगे वैक्सीन? हाँ जी जरूर लेंगे। कोरोना वैक्सीन बिल्कुल अब वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, लेंगे? बच्चों को दिलवाएंगे? यस। हाँ यस। अच्छा, कोई मन में संदेह तो नहीं है? नहीं। तुम लोग भी तैयार हो? हाँ। गुजरात से बिहार तक आज वैक्सीनेशन ड्राइव का ड्राई रन किया गया। बिहार में 2 चरण के ड्राई रन में क्या कुछ कमियां दिखाई दी? अब असली टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रणनीति में क्या बदलाव होने जा रहा है? रजिस्ट्रेशन का काम कहां तक पहुंचा है? और सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे भ्रम से सरकार कैसे निपट रही है, इस बारे में जानकारी दी बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत। सर, दूसरे चरण का ड्राई रन हो गया। मकसद ये था ये जानना कि जब एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो हमें कुछ कमियों का पता चल सके। आपको क्या पता चल सका अब तक? दोनों रन में पूरी टीम है, सिविल सर्जन पटना है, हमारे स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, सब लोग हैं। तो पहले चरण में जब हम लोगों ने ड्राई रन को देखा था तो हम लोगों ने एक अपना आइडिया एक बिहार राज्य में ये किया कि जिस तरह से चुनाव के दिन माहौल थोड़ा फेस्टिव होता है, उत्साह होना चाहिए क्योंकि ये वैक्सीनेशन लगा जा रहा है, तो हम लोगों ने एक यह निर्णय लिया है कि हर सेशन साइट जहाँ पर ये काम होगा, अभी आप देख रहे होंगे जैसे पारस में भी, तो इसको थोड़ा सा फेस्टिव बनाना है कि लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पूरा विश्व देश सब लोग देख रहा है। और बिहार में जिस प्रकार कोविड की लड़ाई लड़ी गई है सबके सहयोग से, ये हम लोग के लिए आवश्यक है कि हम लोग यह मैसेज भी ये राज्य दे कि वैक्सीनेशन में भी हम काफ़ी अव्वल दर्जे पर रहेंगे। तो एक हम लोगों ने ये एक एडिशन किया। दूसरा जो अंतिम 30 मिनट होता है, ये मानकर हम लोग चल रहे हैं कि आप हों चाहे मैं हूं, एक बार वैक्सीनेट हो जाएंगे और 30 मिनट अगर हमको कहीं बैठना हो तो वहाँ पर हम लोगों ने टीवी वगैरह को भी लगवा दिया है ताकि आपका जो आधा घंटा समय है वो अच्छे से स्पेंड हो। पहले चरण में चूंकि हेल्थ वर्कर्स का होना है, तो क्या उन लोगों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और कितनी संख्या है पूरे बिहार में? कि इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स में एक तरफ सरकारी पूरी टीम है और एक तरफ प्राइवेट है। तो सरकार के तो जितने भी डाटा हमारे हैं सब अपलोड हो गए और प्राइवेट में हम लोग लगातार उनसे मीटिंग कर रहे हैं। सभी लोगों से हर जिले में बैठक हो रही है, जिला टास्क फोर्स, जिला पदाधिकारी के स्तर पर। और हम लोगों ने अखबार में 2 बार पहले भी विज्ञापन दिया और आज विशेष रूप से बहुत बड़ा विज्ञापन आज अखबार में हम लोगों ने निकाला है, जिसमें हम लोगों ने लिंक दिया है कि अगर वो चाहें तो अपने आप को, क्योंकि मेरा आपके माध्यम से भी अनुरोध होगा तमाम हमारे जो निजी क्षेत्र में हमारे चिकित्सक और जो भी चिकित्सा कर्मी हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और इसका फायदा उठाएं। दे शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन को लेकर आशंकित हैं।
देश में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसे बेसब्री से कोविड-19 के टीके का इंतजार है। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया वैक्सीन की? हाँ, कराया ना। हम देख रहे हैं बाकी कई लोग नहीं करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, क्या कोई वजह? डर गए ले पब्लिक, लोग डर गए लिए वगैरह वगैरह सब गवर्नमेंट की उससे कि भाई ये कोई गलत है या सही, अमुक को सही लगता है वो करा रहे, जिनको गलत लगता है वो लोग नहीं करा रहे। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपके मन में कोई शंका है? नहीं, कोई शंका नहीं अपने मन में कोई शंका नहीं है। अगर कराना हो तो ठीक है, नहीं कराना हो तो कोई जरूरी नहीं है। तो हमने देखा आपके मोहल्ले में बाकी लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, तो क्या वजह क्या लग रही है? वो डर के हिसाब से, क्या डर? बस ऐसा ही कि खौफ है कि भाई लोगों ने पहले से अफवाह फैलाई है कि भाई ये कोरोना नहीं है, गलत है, इस तरीके से उसका डर है लोगों को कि भाई ये गलत है वैक्सीन। अभी सब ऐसा ही माहौल चल रहा है उसके वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोग नहीं लगवा रहे हैं आपके यहाँ, जितने लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं, उनको समझाइए। समझाएंगे इंशाल्लाह। ये कोई विरोध की बात नहीं है वैक्सीनेशन का, क्योंकि भारत देश के जो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, जिनके प्रयास से ये वैक्सीन बनी है और कुछ दिनों में इसका जो सप्लाई शुरू हो जाएगा और लोग वैक्सीन लेंगे, ऐसा रजिस्ट्रेशन चालू है। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की एक जवाबदारी बनती है कि लोगों को ये भरोसा और विश्वास पहले दिलवाना पड़ेगा। जहाँ तक भरोसा और विश्वास नहीं होगा तो आज जो लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, अखबार में आते हैं, टीवी मीडिया पे आते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आते हैं, तो लोग दुविधा में हैं कि हमको किसकी बात माननी, कौन सी बात सच्ची है। लोगों के दिलों के अंदर डर है वैक्सीन के बारे में, लेकिन डर निकालने का काम सरकार का भी है। जैसे आज मुझे कोई जवाबदारी सौंपेंगे तो मैंने मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया है कि भाई मुझे कोरोना हुआ था, सबसे पहले मुझे कोरोना हुआ था, तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं ये वैक्सीन ले लूं। लेकिन सब मेरी तरह नहीं होंगे कि जो वैक्सीन ले लेंगे। जिस तरह से अलग अलग मैसेज व्हाट्सएप के ज़रिए फिरते हैं, तो लोग जो पढ़ते हैं, अभी आज पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी वैक्सीन का ना बोलते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे। तो बात यह है कि लोगों को समझाने का काम करना पड़ेगा। जाहिर है कोविड-19 की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए देश के हर नागरिक का भ्रम और आशंकाएं दूर होनी जरूरी है। ड्राई रन का एक मकसद ये भी है कि वो लॉजिस्टिकल चुनौतियों को समझे और दूर करे, तो लोगों की आशंकाओं को भी दूर करने की कोशिश करे। इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चला रही है। उम्मीद ये है कि सबकी मिलीजुली कोशिशों से हम इस महामारी को परास्त करने में कामयाब हो सकेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीनेशन पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। आज के सफल ड्राई रन के बाद माना जा सकता है राज्यों के सलाह मशवरे के बाद वैक्सीनेशन की फाइनल तारीख सोमवार को सामने आ सकती है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीन लगाने का काम बस शुरू होने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि बर्ड फ्लू से फैले वायरस से कौन बचाएगा। पिछले कुछ दिनों के अंदर देश भर में करीब 2 लाख पक्षियों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा बहुत डराने वाला है। पहले कोरोना वायरस और अब बर्ड फ्लू का H5N1 वायरस। पहले चमगादड़ ने तबाही मचाई, अब चिड़ियों ने बर्ड फ्लू की बीमारी फैलाई। यानी एक संकट टला नहीं, दूसरा और आ गया। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर देश भर में अब तक करीब 2 लाख पक्षियों की मौत हो चुकी है। इनमें पोल्ट्री में पाले जाने वाले पक्षी, कौवे, बतख, कबूतर और विदेशी परिंदे शामिल हैं। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में बर्ड फ्लू से दहशत फैली हुई है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, कर्नाटक में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए राज्यों की सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को सतर्क रहने का आदेश दिया है। बर्ड फ्लू नाम की यह बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के चलते होती है, जिसकी चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ते ही रहे हैं। इंसानों के लिए भी ये बहुत ही खतरनाक है। इससे जान जाने का भी खतरा बना रहता है। ये आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अलर्ट करने के लिए बताया जा रहा है, ताकि आप तक इस बीमारी के वायरस ना पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि बर्ड फ्लू नाम की ये बीमारी अब तक कितने और किन किन प्रजाति के पक्षियों की जान ले चुकी है।
जम्मू कश्मीर में 150 कौवे मारे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 3,409 पक्षियों की मौत हो चुकी है। इनमें पोंग वाइल्ड सेंचुरी में करीब 400 प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। राजस्थान में 717 कौवे और 200 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की वजह से 10 जिलों में 400 से ज्यादा कौवे मारे जा चुके हैं। अब तक हुई मौतों में संख्या केरल की है, जहां 25,000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को कंफर्म करने के लिए पक्षियों के सैंपल्स को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है, ताकि बाकी पक्षियों को वायरस से बचाया जा सके। आज यहाँ रोन के करीब कुछ क्राउज की डेथ हुई है, तो उनके टीम भी वहाँ पहुँची और हम भी वहाँ पहुँचकर उन सैंपल हमने कलेक्ट किए और हमने सैंपल भेजे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसका रीज़न जानने के लिए कि डेथ क्यों हुई है इनकी। वैसे यहाँ 2-4 दिन से उधमपुर में बहुत ज़बरदस्त इनक्लीमेंट वेदर था, बहुत कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा था और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और इनके हैबिटेट के हिसाब से जो ये ऊंचे पेड़ों पे रहते हैं, क्राउज यूकलिप्टस के पेड़ हैं वहाँ सारे उस एरिया में, रोन एरिया में। हरियाणा में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत की खबर सामने आने के बाद हरियाणा की सरकार ने 3 सैंपल को भोपाल स्थित लैब में जांच के लिए भेजा है। ये तीनों सैंपल बरवाला के अलग अलग पोल्ट्री फार्म से लिए गए हैं। पंचकुला के बरवाला के पोल्ट्री फार्म्स में पिछले कुछ दिनों में लगभग 1 लाख मुर्गियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। पंचकुला में मुर्गियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग की तरफ से उनके सैंपल लिए गए हैं। मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। हरियाणा के बरवाला और रायपुर रानी में मुर्गों का मरने का सिलसिला लगातार जारी है। कांगड़ा में शुरू हुआ बर्ड फ्लू का यह सिलसिला अब लगातार देश के दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ की मीट मार्केट के अंदर, और आप देख यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर शॉप्स हैं वो सारी यहाँ पर चिकन शॉप्स हैं, और यहाँ पर हर तरह का जो नॉन वेज मटीरियल है वो यहाँ पर मिलता है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ एक दुकानदार भी, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? शर्मा जी। शर्मा जी, अभी जो जिस तरह से बर्ड फ्लू की शंका हुई है, गिरावट आई है? नहीं, फर्क पड़ा है? कितना फर्क पड़ा है? पब्लिक कम आ रही थोड़ी। अच्छा, और रेट भी कम हुए? रेट थोड़ा फर्क, 180 था 170 हो गया, 60 हो गया। अच्छा, 60 तक हो गया। और अंडों की अगर बात करें तो उसमें कितना फर्क पड़ा है? अंडे सेम रेट है। अच्छा, अंडे अभी सेम रेट है। अंडे अभी सेम ही रेट है। और भी कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितना यहाँ पर वो देख रहे हैं यहाँ के फर्क पड़ा है। सर, आप यहाँ पे क्या नॉनवेज लेने के लिए आए हैं यहाँ पे? तो बर्ड फ्लू फैला, उससे डर है थोड़ा सा? बिल्कुल है। चिकन तो नहीं खा रहे, मटन खा रहे हैं इसीलिए। अच्छा, हाँ, पहले चिकन खाते थे, बर्ड फ्लू फैला तो फिर मटन पे आ गए हैं। अच्छा, मटन पे आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से लगातार जो कोरोना का जो था डर, उसके बाद बर्ड फ्लू का डर आया, और जो धीरे धीरे लोग थे वो भी कह रहे हैं कि हम चिकन छोड़कर अब दूसरी नॉन वेज आइटम की तरफ आ गए हैं। क्या नाम है जी आपका? नितिन जी, कितना फर्क पड़ा है अभी मार्केट में जो बर्ड फ्लू का आया है? इस काम पे तो बहुत फर्क पड़ गया। हाँ जी, पहले से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। 50-60% तो पड़ ही गई। 50-60%। और अंडों में भी गिरावट आई है रेट में? अंडों में भी रेट में गिरावट आई है। कितना गिरावट आ गया? पहले अंडा था 600 रुपये, अब तो 530 हो गया। अच्छा, सीधे 70 रुपये घट गए एकदम से। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर पक्षियों की मौत के बाद ये बताया गया कि बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है, और बर्ड फ्लू की दस्तक होने की वजह से जो मुर्गे पालन व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय की में भी तमाम कमी आई है, क्योंकि लोगों ने चिकन और अंडा इस डर से खाना ही छोड़ दिया। लेकिन फिलहाल जयपुर में ऐसी स्थिति है कि नहीं, हम ये खुद जानने के लिए जो अलग अलग जगहों पर चिकन और फार्मिंग के जो सेंटर हैं, जो चिकन शॉप है मीट के, उनसे हम बात करते हैं। बर्ड फ्लू की वजह से क्या दुकानदारी घटी है, लोग डरे हैं क्या चिकन खाने से? नहीं सर, इसमें ऐसी तो कोई घटना नहीं है। थोड़ा सा रेट डाउन हो गया है तो लोगों को थोड़ा दहशत तो होता है। कितना रेट डाउन? भाई रेट हमारा कम से कम मान लीजिए 40 रुपीज़ डाउन हो गया इस पर, जिंदा पर। हाँ, बर्ड फ्लू का खौफ गुजरात के जूनागढ़ में फैल गया है। जूनागढ़ के माणावदर इलाके में 53 पक्षी मारे गए हैं। माना जा रहा है कि बर्ड फ्लू का ही असर है। मौत की वजह का पता लगाने के लिए दम तोड़ चुके पक्षियों के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 से होता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू में पक्षियों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। H5N1 वायरस से पक्षियों की मौत हो जाती है। मुर्गियों में आसानी से फैलता है H5N1 वायरस। पक्षियों के लार, आंखों के पानी से वायरस फैलता है। H5N1 वायरस 10 दिन तक जिंदा रह सकता है।
दिल्ली में मौजूद नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत चल रहे इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत देश भर में बर्ड फ्लू समेत कई बीमारियों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के मुताबिक भारत में अभी तक इंसानों में बर्ड फ्लू का संक्रमण देखने को नहीं मिला है, लेकिन पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर बर्ड फ्लू को हल्के में लेना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। पशुपालन और डेयरी विभाग के मुताबिक भारत में साल 2006, 2012, 2015 और अब 2021 में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा ने हमला किया है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के मुताबिक बर्ड फ्लू की वजह से भारत में अभी तक किसी इंसान की मौत नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर के 16 देशों में 846 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं और इनमें से 450 की मौत हो गई। यानी अंडे और चिकन के शौकीन लोगों को थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये बर्ड फ्लू वगैरह की वजह से क्या रेट कुछ डाउन हुआ है क्या? हाँ सर, रेट डाउन हुआ है। कितना डाउन हुआ है? 50 रुपीज़, 50 रुपये डाउन हुए हैं आज। 50 रुपये जी, एक साथ कभी नहीं होते ऐसा। ऐसा कभी होता नहीं है। साल 2006 से लेकर साल 2015 तक भारत के 15 राज्यों में 25 बार मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस यानी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है, जिसे H5N1 वायरस कहा जाता है। और इस बार भी मिले बर्ड फ्लू के वायरस में H5N1 की बात सामने आई है। अब ये भी समझ लीजिए कि पक्षियों, चिकन या मुर्गियों से वायरस फैलने से इंसानी शरीर में किस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसमें सांस लेने में दिक्कत, हमेशा कफ बने रहना, सिर में दर्द, नाक बहना, गले में सूजन, मसल्स में दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना। बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा है। कई नॉनवेज खाने वाले लोगों के मन में बर्ड फ्लू को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, हम आपको उनके जवाब भी बता देते हैं। सवाल यह है कि क्या चिकन खा सकते हैं? तो इसका जवाब है चिकन खा तो सकते हैं, लेकिन अधपका चिकन खाने से परहेज करें। अगर चिकन खाना है तो 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर सही से पकाएं। दूसरा सवाल है कि क्या अंडे खा सकते हैं? इसका जवाब है बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए कच्चा अंडा, हाफ फ्राई खाने से परहेज करें। अगर अंडा खा रहे हैं तो अच्छी तरह से उबले अंडे ही खाएं। मछली में बर्ड फ्लू नहीं होता है और मछली खाने में कोई डर नहीं है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि चिकन, अंडे घर ला रहे हैं तो घर लाकर अच्छे से धोएं। चिकन धोने के बाद हाथों को भी साबुन से साफ करें। बर्ड फ्लू को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया है और इस अलर्ट का असर दुकानों पे भी दिख रहा है। लखनऊ का जो नॉनवेज है वो बहुत मशहूर है, दूर दूर से यहाँ लोग खाने आते हैं, लेकिन जो नॉनवेज की दुकानें हैं उसमें कस्टमर कम आ रहे हैं। इस समय हम दिलकुशा प्लाजा पुरानिया में हैं और यहाँ ये दुकान है मुगलई रेस्टोरेंट की। आप इसके मालिक हैं, बताइए जो बर्ड फ्लू है इसका कुछ असर दुकानदारी में हो रहा है? बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। क्या असर हो रहा है? दुकानदारी आधी हो गई है, सन्नाटा हो गया है, काफ़ी कस्टमर कम हो गए जो नहीं आ रहे। चिकन पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, चिकन के आइटम सब आधे हो गए हैं, जैसे कबाब वगैरह भी है वो भी कम हो गया। हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। अंडे की भी सेल कम हो गई है। बर्ड फ्लू तो यहाँ पर है नहीं, फिर क्यों कस्टमर? बर्ड फ्लू नहीं है, लेकिन जो है कस्टमर डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो यहाँ भी आ जाए, पता चल जाए आ गया है। जाहिर है कोरोना अभी गया नहीं है और बर्ड फ्लू की महामारी देश में आ गई। ऐसे में आपको और सतर्क रहने की जरूरत है, वरना एक लापरवाही किसी भी वायरस से बीमार कर सकती है। बर्ड फ्लू के फैलने के डर की वजह से लोगों की जिंदगी में कितना असर पड़ रहा है, पोल्ट्री फार्म्स, मीट शॉप्स, रेडी दुकानदार और कस्टमर्स तक कैसे प्रभावित हुए हैं, देखिए भोपाल से एक रिपोर्ट। ये बर्ड फ्लू के कारण से जैसे शासन के दिशा निर्देश हमारे यहाँ हुए हैं भोपाल जिले और पूरे मध्य प्रदेश में कि बर्ड फ्लू से मटन, चिकन और अंडे के व्यापार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इससे हम लोगों को 100% अभी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे कोई भी खरीदार आ नहीं रहा है, हम हमारी बिक्री कर नहीं पा रहे हैं और इससे मतलब 100% मतलब मुनाफे की तो हमें अब कोई उम्मीद इसमें नज़र आ नहीं रही है। नहीं सर, अभी तो बहुत मद्दा है। ये मार्केट में जो बर्ड फ्लू की हवा चल रही है, इस चक्कर में खरीदार ना के बराबर है। बर्ड फ्लू के कारण काफ़ी नुकसान है। अगुवाओं से क्या है, ग्राहक आ नहीं रहा है
और बर्ड फ्लू में ऐसा है कि एकदम ग्राहक कोई खरीदारी ऐसी है नहीं तो नुकसान ही है, और एकदम यदि इनमें कोई बीमारी आ जाती तो किसान को 90% ही नुकसान हो जाता है। और इसमें ऐसा कोई ज़्यादा बेनिफिट कभी रहता भी नहीं, इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट रहे, तो इस वजह नुकसान तो काफ़ी है किसानों को। और जितने भी इसको कर रहे हैं बेचारे सभी लोग, ग्राहक एक भी आ नहीं रहा है। अब तो मध्य प्रदेश में भी ये कर दिया, भोपाल जिले में भी, तो मटन चिकन अंडे वाली बिल्कुल दुकानें बंद है, तो और नुकसान 100% ही है। सर अभी जैसे कि देखा जाए तो जो रेट था अभी 50% हो गया है। जैसे हम ये जो सेलिंग कर रहे थे उसका 50% आ गया है। जैसे बॉयलर था उसका 100 रुपये के आसपास रेट था, जो अभी 50-60 रुपये के बीच में आ गया है, 50 से 60 में। तो इसका मान लीजिए कि 50% रेट हो गया है और इसमें काफ़ी % नुकसान होने की संभावना है। और ये तो एक अफवाह है अभी फ़िलहाल की कंडीशन में। अगर देखते हैं कुछ आगे क्या पोजीशन रहती है, क्या होता है आगे। दुकानों पे 2-3 जगह ट्राई किया मतलब लेने के लिए, तो एक तो मिल नहीं रहा और मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है, इसलिए पोल्ट्री फार्म पे आने की मतलब कोशिश की कि पोल्ट्री फार्म से लेके देख लें, तो यहाँ भी नहीं है। मतलब चूजा है अभी छोटा बच्चा, यहाँ भी नहीं मिल रहा। धंधे पे थोड़ा है डिफेक्ट है थोड़ा धंधे के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साहब। जानवर तो बहुत सारे हैं अपने कने, लेकिन इसको भाई ऐसे कोई हमारे इधर तो कोई ऐसी बीमारी नहीं आई। दुकानदारी कम हो रही है और डर सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दुकानदारी हमारे आधे से ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा। जो हम 2-3 क्रेट अंडे रोज बेचते थे, 10-15 अंडों पर आ गई है। भैया अब तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। हम भी बहुत ज़्यादा अंडे खाते थे, पर जब से हमने सुना है हमने भी बिल्कुल खाना छोड़ दिया। इसलिए आप देख सकते हो मैं सूप पी रहा हूँ, 2 दिन से अंडे बिल्कुल नहीं खा पा रहा हूँ। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो खा रहे हैं वो भी बंद कर दें। बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, कोई मतलब नहीं। चारों तरफ का यही माहौल है कि ये बर्ड फ्लू मतलब आई गया अपने इधर, और ये पक्षियों से, प्राणियों में, मुर्गों में, इसमें हर चीज़ में, अंडों में तो प्रभाव तो दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है ये सब चीज़ें।